हेलो एवरीवन। स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोगों को आज से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास रहेगी। हालांकि ये क्लास 10th की ही क्लास है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। समीकरण, ठीक है। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। तो आज क्लास फर्स्ट तो है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्या है देख लो, समझ लो। रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? तो इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ चेंजमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में, परिवर्तनों के बारे में। तो हमारे आसपास यानी डेली लाइफ में प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अब वो परिवर्तन कैसे होते हैं? वो परिवर्तन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो अपने हैंड रिटेन नोट्स इसी से बना सकते हैं। ज़्यादा आलस लग रही है तो आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, आप लोग पीडीएफ निकला करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैंड रिटेन नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स सबसे बेहतरीन होते हैं। जो चीज़ें हम बोल कर समझाएंगे, तो कुछ चीज़ें हो सकती है उसमें छूट जाएं। कुछ चीज़ें हम ओरल समझा जाते हैं, तो वो लोग आप सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए नोट्स अगर आप हाथों से बना लें। अभी बहुत समय है, इतना समय नहीं है कि आप लोग लिख नहीं सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में, यानी भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन में। तो देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आते हैं। अब हमारे जीवन में डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। भौतिक परिवर्तन, जैसे अगर हम पानी ले लें बेटा, वाटर है हमारे पास, उसको फ्रीजर में रख दें। जब वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर को फ्रीजर में रखने पर वो फ्रीज होकर के बर्फ में बदल जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुई, कुछ नया नहीं बना हुआ है, वही है। पानी से क्या हो गया? बर्फ हो गया। क्यों नहीं नया बना हुआ? क्योंकि अगर उसको हल्का सा बाहर रख देंगे, यानी एटमॉस्फेयर में फ्रीजर से निकाल करके बाहर रखेंगे, तो एटमॉस्फेयर से वो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर से मेल्ट होकर के पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो था वो पहले से हो गया, यानी ये कैसा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल मतलब होता है उत्क्रमणीय, यानी जो पहले था वही फिर से हो गया। तो जो पहले था वही फिर से हो जाए, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। जब तक कुछ नया ना बन रहा हो तब तक उसको हम फिजिकल चेंज में ही रखते हैं, भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे चेंजमेंट आते हैं जैसे रासायनिक। अच्छा, इसी में एक और हो जाएगा, जैसे चीनी को हम पानी में घोल दें। किसमें घोल दें? चीनी को हम पानी में, या नमक को पानी में घोल दें।
ये भी हमारे भौतिक परिवर्तन ही होते हैं, कुछ नया नहीं बन रहा है। उसको गर्म कर देंगे फिर से हमें वही मिल जाएगा और वो वेपर में चेंज हो जाएगी। जैसे पानी है, पानी को हीट कर दो, हीट करने पर वेपर में चेंज हो जाएगी। वेपर को फिर से कंडेंसेशन कर दो यानी कंडेंस करा दो। तो जितने भी ये चेंजमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, अगर हमारे पास कोई ठोस है, ठोस जैसे हमारे पास कोई सॉलिड हो, सॉलिड का हम एग्जांपल ले लें, सॉलिड, दूसरा हमारे पास लिक्विड हो और तीसरा हमारे पास क्या हो, गैस। ठीक है, सॉलिड जैसे हमारे पास आइस है, तो आइस को अगर हम टेम्परेचर देंगे, हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया यानी वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब वाटर को हम क्या कर दें, इसका टेम्परेचर डाउन कर दें, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। आगे देखिए कि अगर हम इसी लिक्विड को और ज्यादा हीट कर दें, इस लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे तो ये किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाएगी और गैस में परिवर्तित हो जाएगी यानी हमें वाटर का क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, यहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो इसका टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना लिक्विफिकेशन होता है। क्या होता है, लिक्विफिकेशन। क्या होता है, लिक्विफिकेशन। हालांकि इसका यूज इसमें है नहीं, ठीक है, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है, इसको मेल्टिंग कहते हैं, इसको इवेपोरेशन कहते हैं, ये हमारा कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशन, यानी गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। तो ये सारे प्रोसेस हमारे किस में आते हैं, ये फिजिकल चेंज में आते हैं। किस में आते हैं, ये हमारे सारे के सारे प्रोसेस हमारे फिजिकल चेंज में। क्लियर हो गया, भौतिक परिवर्तन कुछ नया नहीं बन रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। केमिकल चेंज में क्या क्या आता है, केमिकल चेंज में क्या होगा बेटा, जब कुछ नया बनेगा, जब कुछ नया फॉर्म हो रहा होगा, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके ये जो रिएक्टेंट है, कुछ सब्सटेंस है, वो हमें नया कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो जब नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल। फॉर एग्जाम्पल वी रिस्पायर, हम रिस्पायर सांस लेते हैं, क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं यानी रिलीज करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा वी रिस्पायर, सांस लेना, सांस लेना, ठीक है, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स का जलना यानी जो कैंडल की जो मोम होती है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, खाने का पकना, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना। और हम एग्जांपल ले सकते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाना, जिससे शराब बनती है बेटा, क्या बनती है, शराब। आगे हमारा दही, दूध से दही बनना, ठीक है, कर्ड बनना और रिस्पायर हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अगर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आ जाए तो ये केमिकल चेंज हो गया, और अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल आ जाए, क्या आ जाए, मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो मेल्ट हो करके जो वैक्स मेल्ट होगी उस वैक्स से फिर से हम कैंडल बना सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज होता है। अब बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ केमिकल प्रोसेस।
वेयर एज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये केमिकल चेंज है और वो फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना, जंग लगना, ये हमारे सबके सब क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहीं से शुरुआत होती है हमारी चीजों की। ये जो केमिकल चेंज है बेटा, क्या है, ये जो केमिकल चेंज है, इसी केमिकल, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें केमिकल चेंज हो रहा है सॉरी, अगर उसमें कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, जिनमें कुछ नया फॉर्म हो रहा है। तो जब नया फॉर्म होगा, ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो नया फॉर्म का मतलब केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं, या फिर हम एक एग्जांपल ले लें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बेटा बर्न कर दें, किसको, मैग्नीशियम रिबन को, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल ले लें। तो अगर हम यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम अच्छा, इससे पहले अगर चीजें देख लो, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में दो चीजें मेन होती हैं। रिएक्शन लिखते कैसे, तो रिएक्शन लिखते कैसे हैं, एक हमारा पहले होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और फिर बीच में हम एरो लगा देते हैं, फिर इसे प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। रिएक्टेंट क्या होते हैं, यानी द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction, a chemical reaction। तो ये हमारे क्या है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब बात आई प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ लिख सकते हैं, when new substance new substances produces in a chemical reaction, in a chemical reaction। तो जब नए सब्सटेंस क्या होते हैं, जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, जैसे हमने बात की है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करें, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉरी
मैग्नीशियम हो गया। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बेटा सबसे मेन चीज क्या होती है, हमें रिएक्शंस को क्या करना होता है, रटना नहीं। क्या नहीं करना है? रटना नहीं। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये बन कैसे गया? सबसे मेन चीज यही होती है कि हम क्या करेंगे, अब रिएक्शन को इसको रटना पड़ेगा। हमें यही नहीं चाहना है। क्या नहीं चाहना? कि इसको रटना नहीं है, इसको बनाना सीखना है कि ये बना तो कैसे बना। वो केमिकल रिएक्शन होगी, वो यही बनेगा। लेकिन जैसे लिखा हुआ सॉरी, तो ये लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका जो है वो हमें किस तरीके आएगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग 9th क्लास में वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संयोजकता के बारे में। अभी नेक्स्ट पार्ट में ही मैं सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी थोड़ा सा ये समझ लो कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है बेटा, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये मेटल होगा। क्या है? मेटल है। और अगर मेटल है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा। और अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बनाएगा? Mg डबल प्लस। अब हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। तो ये हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बेटा याद रखना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो मेरे हिंदी वाले दोस्तों के लिए मैं लिख ही दे रहा हूँ हिंदी में, ये हमारे धातु होते हैं और ये हमारा अधातु होता है। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है ना? ठीक, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, यानी O डबल माइनस हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास 2 माइनस हो जाएंगे। तो ये जो प्लस और माइनस होते हैं इनको हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। इसके पास 2 प्लस है तो ये 2 नीचे आ गया। इसके पास 2 माइनस है तो यहाँ 2 रख। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें, क्या निकालें? इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:2। अब इन्हीं का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो मैग्नीशियम आएगा और ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ऑक्सीजन। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये बन गया बेटा। क्या बन गया? तो उम्मीद है ये Mg यहाँ पर केवल एक है और यहाँ पर हमारे पास O2 है और यहाँ पर Mg है। तो MgO2 मिल करके MgO2 नहीं बना। क्या नहीं बना? ये MgO2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? MgO बनेगा। क्या बनेगा बेटा? MgO बनेगा। और MgO क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस क्या किए हैं? रिलीज कर दिए हैं, लूज किए हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो कौन से गेन किए? यही जो मैग्नीशियम ने रिलीज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने गेन कर दिए। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। अब ये था हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है। अब इस बात को समझने के लिए बेटा कि अब यहाँ बैलेंस करना भी सीखेंगे। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं हम कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये हमारे पास जो मैग्नीशियम था ये सॉलिड स्टेट में था
और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में था। अभी आगे इनकी सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट आगे बताएंगे बेटा। और ये हमारा क्या है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, यानी ये पाउडर हमारा नया बन गया। यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ एयर थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको क्या किया, बर्न कर दिया है। जब बर्न किया तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस हमें मिल गया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंजमेंट हुआ। अब इसमें केमिकल चेंजमेंट हो रहा है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हो गया? इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नोट है। नोट क्या है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, इसको मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं बेटा, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम साफ किया करते हैं, क्लीन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको क्लीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लीन। लेकिन क्यों, इसको क्लीन तो करना है, लेकिन क्यों करना है, तो मैग्नीशियम रेवन जब काफी समय तक रखा रहता है तो इसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम अब खुले में रखा है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसमें क्या होती है, एक लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसमें लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, लेयर। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अब बेटा ये जो कार्बोनेट होते हैं ये फ्लेमेबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, फ्लेमेबल नहीं होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है बेटा। किसके फॉर्म में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट के फॉर्म में, अब उसके ऊपर लेयर जम गई। तो आप लोगों ने देखा होगा जब दीपक जल रहा होता है तो हम उसमें फूंक मारते हैं, फूंक मारते हैं तो वो दीपक बुझ जाता है। क्लियर हो गया? क्यों बुझ गया, क्योंकि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जलने में हेल्प नहीं करती है, वो क्या करती है, बुझाती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अगर मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ जाएगी मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में, तो वो बर्न नहीं होगा। तो बर्न करने से पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं। इससे क्लीन करते हैं। तो क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है। इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ से। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें, यहां तक ये नोट कर लो आप लोग। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें बेटा, यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट ले लें। क्या ले लें, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लें, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लें। ठीक है, अब इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। एक हमने क्या ली है, टेस्ट ट्यूब ले लिया है। टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया है। अब उसमें हमने पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन भी उसमें कर दिया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। लेड नाइट्रेट याद रखना, जो पी, लेड को हम किससे लिखते हैं, पीबी से लिखते हैं। लेड क्या होता है हमारा, पीबी होता है। कल हम इसकी एक बढ़िया सी क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उसमें ये कंफर्म कर देंगे कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैसे ये सब होता है। क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, नहीं फिर वही होगा कि हमें रटना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें, रटें नहीं।
ठीक है। तो देखो ये Pb है, Pb की वैलेंसी बेटा 2 भी होती है और 4 भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर Pb की वैलेंसी हमें क्या लेनी है, 2 लेनी है। ठीक है। फिर है नाइट्रेट, नाइट्रेट को हम NO3 प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, NO3 प्लस। क्लियर हो गया। यानी नाइट्रेट ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। कैसा है, पॉली एटॉमिक आयन है, इस पर 1 प्लस का चार्ज होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम Pb ले, ये हमारे पास Pb है, अब Pb के पास तो 2 है और NO3 है, तो NO3 के पास, इसके पास Pb के पास 2 हो गया और Pb डबल प्लस होता है NO3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा NO3 माइनस हो जाएगा, इसके पास एक माइनस होता है, NO3 माइनस। तो Pb के पास 2 प्लस हो गए और NO3 के पास एक माइनस हो गया। एक माइनस है मतलब एक यहाँ पर आ जाएगा, इसके पास 2 प्लस है तो 2 प्लस आ गया। तो अब इसका हम देखो अगर सिंप्लीफाई करें तो वही रह जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Pb का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो Pb हो जाएगा, और NO3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो NO3 2 हो जाएगा। ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमें किससे करवाना है, पोटेशियम आयोडाइड से करवाना है। पोटेशियम ए होता है और आयोडाइड तो आयोडीन आई होता है। पोटेशियम का हमें पता है क्या होता है, 19 होता है, तो 2 8 और 8 1 हो जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 53 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सॉरी, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है और आयोडीन की भी वैलेंसी है वो 1 है, लेकिन इसकी माइनस की होती है और इसकी प्लस की होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Ki बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। अब हमें लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करना है, तो मिक्स कर दें, यहाँ पर हम मिक्स कर, ये हमारे पास है Pb NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, ये भी एक्वस है यानी जली है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जली होता है, ये भी एक्वस है। अब यहाँ से हमने क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अभी बताया है कि Pb डबल प्लस होगा, NO3 माइनस होगा, K प्लस होगा और I माइनस होगा। एक चीज और याद रखना, ये कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस होगा बेटा, क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है। अब प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, ये माइनस होगा, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, और माइनस वाला प्लस वाले के। तो यहाँ देखो बेटा, इसके पास 2 है और उसके पास 1 है, तो यहाँ बनेगा Pb 2 हो गया और I 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा PbI2। इसको कहते हैं लेड आयोडाइड। क्या कहेंगे, लेड आयोडाइड कहेंगे, लेड आयोडाइड। और प्लस, अब क्या बनेगा, K प्लस का और NO3 माइनस का, इसके पास एक प्लस इसके पास एक माइनस, तो दोनों के पास एक एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा KNO। समझ में आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, ये लेड आयोडाइड बन गया और ये पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये भी कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, और ये होगा येलो। कैसा होगा, येलो होगा, यानी येलो। और ये कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा। समझ में आ गया, ये सॉलिड बनता है। तो अब ये याद रखना कि ये जो सॉलिड बना है इसी को हम सॉलिड को कहते हैं। तो याद रखना, अब ये भी तो केमिकल रिएक्शन हुई ना, लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, अब कुछ नया बन गया बेटा, लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, यानी कुछ नया बन रहा है। तो जब जब नया कुछ बनेगा तब तब केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो अब देखो ये भी केमिकल रिएक्शन हुई, हुई कि नहीं हुई, आप लोग खुद देखिए, कुछ नया बन रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये तो कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, लेकिन ये येलो बना और ये कलरलेस बना।
ये जो येलो बना है ना और सॉलिड बना है, तो जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन, बेटा याद रखना, जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म होता है और उस सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीटी कहते हैं। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट का मतलब हिंदी में अगर कहें तो अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप होता है। ठीक है, अवक्षेप होता है। समझ में आ गया? और ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट कुछ सॉल्यूशन हो गया। और ऐसी रिएक्शन बेटा क्या कहेंगे, दोज रिएक्शन फॉर्म पीपीटी आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और एक चीज और याद रखना कि ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है यानी अघुलनशील होता है। अब ये घुलेगा नहीं, ठीक है, तो ये सॉलिड होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो अभी कमेंट में पूछ लेना। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल था। और केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लें। केमिकल रिएक्शन का एक तीसरा एग्जांपल है कि अब हमें क्या लेने हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जिंक के छोटे छोटे दाने लेने। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे, इन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। छोटे छोटे दानों को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स के दाने या टुकड़े कह सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये लेने हैं। इसमें अब हम HCl मिला दो बेटा, डाइल्यूटेड, या इसी में हम क्या मिला दें, H2SO4 मिला दें, H2 यानी डाइल्यूटेड H2, H2SO4 को मिलाएंगे। यानी हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। क्या लेना है? कोनिकल, कोनिकल मतलब कोन के टाइप का एक फ्लास्क लेना है। ऐसा एक फ्लास्क ले लेंगे। इसमें अब हमने ये छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें H2SO4 डाल दो। क्या डालते हैं? H2SO4, H2SO4 हमने मिला दिया, डाइल्यूट H2SO4। अब क्या होगा, देख ले रिएक्शन क्या होगा। यहाँ हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं प्लस H2SO4 ले। अब होगा क्या, देखो ये जिंक है हमारा, ये H2SO4 है, डाइल्यूट है। तो बेटा ध्यान से देखो, जो जिंक होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देगा, यानी इसकी जगह से इसको हटा देगा। अच्छा, जिंक की जो वैलेंसी होती है वो बेटा 2 होती है। और एसओ, अच्छा जिंक की वैलेंसी क्या है, जिंक मेटल है तो इसके पास प्लस की 2 वैलेंसी आती है। और SO4 है, SO4 के पास 2 माइनस के आते हैं। सल्फेट है, पॉली एटॉमिक आयन है तो सल्फेट हो गया, माइनस के 2 होते हैं, यहाँ 2 आ गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि होगा क्या, Zn डबल प्लस बनेगा और यहाँ पर H प्लस बनेगा, लेकिन 2H प्लस है, प्लस SO4 डबल माइनस, इसमें ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तब ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ, यानी ये माइनस वाला ये प्लस वाला दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। दोनों के पास क्या है, एक एक है, तो यहाँ से बनेगा हमारा ZnSO4 बना। क्या बना? ZnSO4, जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं। और यहाँ से हमारा H2 रिप्लेस हो जाए। H2 हमने एरो क्यों लगाई, एरो का मतलब होता है ये गैस। ठीक है, और ये ब्रिस्क एफरवेंस, ब्रिस्क
इफरसेंस के साथ यानी बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, तेजी से बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पता कैसे चलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस दिखती नहीं है। पता कैसे चलेगी, हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेंगे, जलती हुई कैंडल, और इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर कैंडल को हम रखेंगे, तो क्या होगा, तेजी से पॉपिंग साउंड के साथ ही, किसके साथ में, पॉपिंग साउंड के साथ में ये बर्न होगी। और अगर पॉप 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 करके यानी पॉपिंग साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और बहुत तेजी से रिलीज होती है। क्लियर हो गया। इसका मतलब देखो, हमने यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसमें H2SO4 मिला दिया है, तो यहाँ हमें जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली, यानी गैस इवॉल्व हुई है। और जब गैस इवॉल्व होगी, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या? तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स थे। हमें पढ़ना क्या है, देखो यही सब सारी चीजें पढ़ना है बेटा। पूरे चैप्टर में हमारा नाम ही है चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये केमिकल इक्वेशन है, और जो ये हैपन हो रहा है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही इसके सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इनको बैलेंस करते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन कई टाइप की होती हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले वो देख लें, एक ओवरव्यू ले लें। देखो, केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या। तो केमिकल चेंज हमने पढ़े, फिजिकल चेंज हमने पढ़े, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कि अगर कुछ नया फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या हो गया? चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज सीख लिया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, और ऐसे ही मौज मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।